नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं और सरकारों की योजनाएं वो जनता के कल्याण के लिए होती हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रभाव जनता तक कितना होता है और आम जनता को वो कितना लाभ पहुंचा पाती हैं, ये उनके क्रियान्वयन पर भी निर्भर करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी ये कहा कि सरकारों की योजनाएं समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और इसी को अंत्योदय का नाम दिया गया। और अंत्योदय के विचार को आधार मानकर अनेक सरकारें, चाहे राज्यों की बात हो या फिर देश की बात हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को आधार मानकर उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। और वास्तव में जिसे कहा जाता है कि गरीब को गणेश मानकर उसकी आराधना का काम यदि लोकतंत्र में होता है तो निश्चित रूप से वह लोकतंत्र मजबूत भी होता है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उनका प्रभाव, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर सतीश पूनिया जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सतीश पूनिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संगठन में पहले भी आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, वर्तमान में विधायक भी हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 8 वर्ष उसके पूरे हुए हैं। 8 वर्ष में अनेक योजनाएं इस प्रकार की आई हैं जिन्होंने जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है। अन्य योजनाओं की तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन 8 वर्षों में ऐसी कौन सी योजना है जो आपको सर्वाधिक प्रभावित कर पाई हो? देखिए, मैं वैसे तो पहले प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतंत्र में स्थायित्व और सरकारों का निरंतर चलना और गवर्नेंस, ये मायने रखती हैं और सौभाग्य है कि देश में इस समय प्रधानमंत्री के रूप में एक सक्षम नेतृत्व के रूप में आदरणीय मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जो आपने मुझे मर्यादा में बांधा कि मैं ऐसी कौन सी एक योजना बनाऊं, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते या राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं पीछे इतिहास पढ़ता हूँ, कुछ मैंने देखा है। तो 75 बरस आज़ादी के हम लोग मना रहे हैं। देश ने इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन देश बुनियादी समस्याओं के लिए तरसता था। बहुत सारी ऐसी सैद्धांतिक बातें थी जिनका समाधान देश चाहता था। लेकिन मैं ताज़ा तरीन बात करूँ तो पिछले 2 बरस पहले दुनिया के सामने एक बड़ा संकट आया था। कोरोना नाम की महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया जी। अच्छे से अच्छे पूंजीपति देश, विकसित देश, विकासशील देश, एक बड़ी चुनौती थी नागरिकों का जीवन बचाने की जी। देश के प्रधानमंत्री बिरले और अनूठे हैं। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है जी। लोग इकोनॉमी बचाने की बात करते थे, ये कहते थे जीवन बचेगा तो इकोनॉमी बचेगी। और इसलिए कोरोना के टाइम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, अद्भुत हुआ, अभिनव हुआ। और उस कोरोना की उस श्रृंखला में अपनी स्वदेशी वैक्सीन और देश के लगभग 200 करोड़ लोगों तक, यानी 2 वैक्सीन लगना, स्वदेशी वैक्सीन लगना और बूस्टर डोज लगना जी। मैं इसको क्रांतिकारी मानता हूँ। एक शब्दों में यदि मोदी जी की सरकार की और उनके काम की कोई समीक्षा की जाए कि पंचलाइन क्या है, तो यही है कि कोरोना से देश की प्रतिरक्षा और देश के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाना। मैं मानता हूं, क्योंकि हम इतिहास देखते हैं तो पोलियो से लेके और चेचक तक के जो वैक्सीन आई थी सैकड़ों बरस लग जाते थे, 9 महीने में। यानी वैज्ञानिकों को मोटिवेट किया और स्वास्थ्य कर्मियों को साथ लेकर उन्होंने जिस तरीके से एक बड़ा काम किया, मुझे लगता है कि अब तक की देश की मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ आज़ादी के बाद जी। तो डॉक्टर सतीश पूनिया जी का कहना है कि यूँ तो 8 वर्ष में अनेक योजनाएं ऐसी आई हैं, लेकिन सर्वाधिक वे स्वयं जिस योजना से प्रभावित हुए हैं कोरोना काल में, जब कि पूरा विश्व जूझ रहा था, बड़े बड़े पूंजीपति देश, बड़े बड़े देश, विश्व का नेतृत्व करने का दंभ भरने वाले देश भी जहाँ झुक गए, वहाँ ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवटता और जिजीविषा थी कि पहले वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया और फिर 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में सबको वैक्सीन लगवाना और निःशुल्क लगवाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सतीश जी, अब चर्चा करेंगे जिस प्रकार से मोदी 2 ये चल रहा है, 8 वर्ष हो गए हैं। 5 वर्ष का पहला कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल जो ये 3 वर्ष का कार्यकाल आया है, इस 3 वर्ष के कार्यकाल की कौन सी प्रमुख योजना आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है?
देखिए, फिर वही बात है कि मोदी जी के पिछले 8 साल के काम को मैं देखता हूँ और ख़ास तौर पर ये 3 वर्ष हैं, जी। ये भारत के इतिहास में युगांतरकारी परिवर्तन के वर्ष माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ उन चीज़ों को हमने बदलते हुए देखा है। देश में लोगों के बैंक खाते नहीं थे, सबसे पहली ज़रूरत होती है। 45 करोड़ जनधन के खातों से आम आदमी का जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित हुआ है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, क्योंकि सीधा पैसा उसके खाते में जाता है। कोई गरीब, विधवा, महिला, दिव्यांग, उनकी छात्रवृत्तियों पर भी डाके पड़ते थे, पेंशन पर डाके पड़ते थे। जी। दूसरा, उन्होंने जो लाल किले से आह्वान किया, उस समय दुनिया के विकसित देशों ने उपहास उड़ाया होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मुखिया और आह्वान करते हैं कि शौचालय बनाइए। जी। आप कल्पना कीजिए कि जो गांव में माताएं बहनें किसी देश में, किसी सभ्य देश में, इतने बड़े लोकतंत्र में अंधेरा होने का इंतजार करती थी, आज उनको शौचालय के रूप में इज्जत घर देने का काम मोदी जी ने किया। और केवल एक नहीं, 12 करोड़ से भी ज़्यादा शौचालय बनकर तैयार हुए और महिलाओं का सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य की चुनौती खत्म हुई। इसी तरीके से देश में एक बड़ी आबादी है किसानों की। जी। आज जिनका 8 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी संख्या में 11.8 करोड़ किसानों को सीधे सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए ट्रांसफ़र किया है। ये केवल देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है कि सीधे खाते में पैसे का हस्तांतरण। 6,000 रुपये सालाना, हर तिमाही पे 2,000 रुपये। जो देश के 82% जो छोटे किसान हैं, लघु से लघु भी सीमांत जो किसान हैं, उनको ये 6,000 रुपये उनके जीवन के संबल का काम करता है। छोटी ज़रूरतें, बीज, खाद, या जो छोटी जोत के किसान हैं। और आज 1,92,000 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांसफ़र उनके खातों में हुआ है सीधे सीधे। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी योजना है, जिसके ज़रिए लोगों का जीवन बदला। जी। देश में ऐसे बहुत लोग थे जिनके सर पे छत नहीं थी, बड़ी चुनौती थी। हम किसी ज़माने में किसी आवास की योजना सुनते थे, पर गांव में धरातल पर नहीं दिखता था, न खिड़की थे न दरवाजे थे, लोग उसको किस तरीके से खंडर में तब्दील वो हो गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ये ऐसी योजना थी कि जिसने देश के 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को छत मुहैया कराई और उनको जीने का एक सुखद अधिकार दिया। एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आयुष्मान भारत को मैं याद नहीं करूं तो आज की चर्चा बेमानी होगी, क्योंकि 5 लाख में लोगों के जीवन की सुरक्षा का चक्र देना और उसको आरोग्य के लिए सुरक्षित करना, ये बड़ी बात थी। और देश के 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो सतीश पूनिया जी ने केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि लगभग 2 करोड़ से अधिक घर बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और करोड़ों शौचालय बनाकर स्वच्छ भारत अभियान को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया गया, उसका एक सुखद परिणाम भी ये देखने को मिला कि 6 लाख से अधिक गांव देश भर में ऐसे हुए जो खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। निश्चित रूप से स्वच्छता का विषय तो है ही, साथ ही महिलाओं को जो सम्मान देने की बात है उसके पीछे यह भी एक भाव छिपा हुआ है। सतीश जी, आपसे चर्चा ये भी करेंगे कि जिस प्रकार से 8 वर्ष में केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं आई हैं, एक तरफ तो कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं, विकास की योजनाएं आ रही हैं, किसानों को भी सम्मान निधि दिया जा रहा है, आर्थिक रूप से भी वो मजबूत हो, और साथ में नाम भी बड़ा अद्भुत नाम रखा गया है, सम्मान निधि। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी के विचारधारा के मुद्दे हैं, उन पर भी ऐसा लगता है कि सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे बात अनुच्छेद 370 की हो या बात हो राम मंदिर की, या तमाम जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं। क्या लगता है, मोदी जी भावनात्मक जो विषय हैं उनके बीच और विकास के बीच में किस प्रकार से समन्वय बना पा रहे हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि भारत में पैदा होना ये सौभाग्य है, राष्ट्र के विचार से जुड़ना सौभाग्य है, लेकिन मोदी युग में यहाँ पर जीना, ये इसको तीसरा बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। इसलिए कि मैंने कुछ छोटी योजनाओं की चर्चा आपसे की जिन्होंने सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला जी। लेकिन देश के सामने जो मुद्दे थे, देश उनका समाधान ढूंढता था। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का मसला 500 वर्षों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, सरकारें आई और चली गई, देश में एक किस्म का इस तरीके का आशंका पैदा कर दी गई, कहीं ये सांप्रदायिक उसमें उन्माद में तो नहीं बदल जाएंगी चीज़ें, या
देश का विघटन तो नहीं होगा, विभाजन तो नहीं होगा, गृह युद्ध तो नहीं होगा, पत्ता भी नहीं हिला और बहुत सद्भाव के साथ में और बहुत अच्छे तरीके से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से किया। भगवान राम जो इस देश की करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, मैं इसको एक बड़ा सैद्धांतिक समाधान मानता हूँ। शुरुआत में आपने जिक्र किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिन्होंने अंत्योदय के जरिए लोगों को जीवन को बदलने की अपनी लेखनी और वाणी से प्रेरित किया और आज उनका साहित्य, उनका दर्शन अनेक सरकारों के लिए एक मॉडल बना हुआ है। लेकिन इस देश में विभाजन के बाद जो सबसे बड़ी जो त्रासदी थी और जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी देश की अखंडता, देश की एकता। और दुनिया के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनसंघ ऐसा बिरला संगठन है कि जिसके सरपरस्त ने, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, इस नारे का प्रतिकार करते हुए, इनर लाइन परमिट का विरोध करते हुए कश्मीर में तिरंगा फहराया जाए, तिरंगे का सम्मान हो, संविधान का सम्मान हो, इसके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया जी। और इसमें अड़चन थी अनुच्छेद 370 की। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और इन लोगों के एक संयुक्त प्रयास से आज सबने देखा कि कश्मीर में पहले की बनिस्पत शांति है। कश्मीर के जिस लाल चौक पर खून से रंगा होता था, आज वहाँ तिरंगा शान से फहराया जाता है। तो कुल मिलाकर मैं ये मानता हूँ कि ये ऐसे बड़े मसले थे हमारी मुस्लिम माताओं बहनों के सामने। तलाक का, ट्रिपल तलाक का एक बड़ा यक्ष प्रश्न था, किस तरीके की ज़िंदगी उनको जीने पड़ती थी, ये कोई निर्भीक और साहसी नेता ही फैसला कर सकता है। आज उन सभी मुस्लिम बहनों के चेहरों पर खुशी है क्योंकि उनको एक इस किस्म के कानून से आज़ादी मिली और अपना सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार उनको मिला। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ऐसे दूसरे देशों से संधियां थी जो भारत के बीच में अड़चन पैदा करती, 200 से भी ज़्यादा ऐसी संधियों को दूर किया, नई उनसे ट्रीटी की। तो कुल मिलाकर देश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में बदली। सतीश जी, फिर से एक व्यक्तिगत प्रश्न में लेना चाहूँगा। आपने खुद ने जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद में पहले काम किया, युवा मोर्चे का आपने नेतृत्व किया, सड़कों पर अनेक बार विरोध प्रदर्शन करते हुए आपने भी बहुत बार नारे लगाए हुए होंगे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और जब उस कश्मीर से 370 की विदाई हुई, व्यक्तिगत रूप से कैसा अनुभव हुआ? देखिए, मेरे जीवन में दो बड़े ऐसे अवसर आए। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान दोनों बार की कार सेवा में जाने का अवसर मिला और उस समय की तत्कालीन तानाशाह सरकार की गोलियों जो सामने दिखती थी और शहीद होते कार सेवक दिखते थे तो मन में बड़ी वेदना और पीड़ा होती थी और ये उम्मीद छोड़ चुके थे हम लोग कि कभी राम मंदिर देश में बन पाएगा। इसी तरीके से मैं खुद कश्मीर के आंदोलन का हिस्सा रहा। अनेक अवसरों पर उस विद्यार्थी काल में, युवा मोर्चे के काल में अनेक अवसरों पर कश्मीर भी जाना हुआ। कश्मीर के उस वातावरण को देख के मन में भय होता था कि देश का हिस्सा है, लेकिन क्या कभी यहाँ पर्यटन की बहार लौटेगी, कभी क्या यहाँ सुख शांति होगी, कभी क्या आस्था के प्रतीकों का संरक्षण होगा। लेकिन इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि जिसकी उम्मीद मैं छोड़ चुका था, देश छोड़ चुका था, वही 370 खत्म होने के बाद में कश्मीर में भी रौनक लौटी है, आतंकवादियों पर नकेल कसी है और कश्मीर में अब वापस से धीरे धीरे कश्मीर देश की मुख्य धारा में आया है। सतीश जी, सामान्यतः कहा जाता है कि यदि देश की आधी आबादी को आप सशक्त नहीं बना पाते हैं तो विकास के ऊंचे पायदान पर नहीं पहुंच पाते हैं। और देश की आधी आबादी की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो मोदी सरकार की कौन सी योजनाएं ऐसी लगती हैं कि जिनके कारण इस समय या आने वाले समय में क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन आने वाले लगते हैं आपको? देखिए, वैसे तो जो यदि मोदी जी की नीतियों का ठीक से आप विश्लेषण करेंगे तो वो लगभग सारी नीतियाँ महिलाओं को समर्पित हैं जी। बैंक का खाता खुलता है तो सबसे ज़्यादा सहूलियत महिला को होती है क्योंकि हमारा जो सामाजिक ढांचा इस तरीके का कि उसकी बचत कहाँ जाए, नहीं तो उसकी बचत उड़ जाती थी किसी भी तरीके से घर के आपस के उन वातावरण के कारण। लेकिन इसी तरीके से शौचालय का, जैसे मैंने बताया, उज्ज्वला का मैंने बताया कि धुएं से मुक्ति देने का काम मोदी जी ने किया। ट्रिपल तलाक का मैंने जिक्र किया जी। अब ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के प्रति उनके बातों को किस तरीके से गौर करके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देश में एक ऐसा अवसर था कि जब सेक्स रेशियो कम होता चला गया,
एक चुनौती थी कि मेल्स की संख्या ज़्यादा थी, फीमेल्स की संख्या कम हो रही थी। 2015 में जब उन्होंने ये आह्वान किया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो मन में ये लगता था क्या देश में विडंबना है कि बेटी बचती नहीं और बेटी पढ़ती नहीं। ये वही देश है कि जब गर्भ में बेटियां मार दी जाती थी, बेटियों को पढ़ाई में भेद किया जाता था। आज वही मोदी जी के उस योजना ने, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ने सेक्स रेशियो को बराबर लाकर खड़ा कर दिया और बच्चियां कहीं ज़्यादा अब आंख से आंख मिलाकर स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। जी। तो एक लंबी फहरिस्त है कि जिसके ज़रिए महिलाओं का जीवन बदला, उनके तौर तरीके बदले, उनको इज्जत मिली, उनको मान सम्मान मिला। आप ये देखिए कि देश में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। जी। शिशुओं के लिए और महिलाओं के पोषण के लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर पोषण का अभियान शुरू किया और आज उस पोषण अभियान के कारण ही महिलाओं के जीवन को एक संबल और सुरक्षा मिली है। तो एक मातृ वंदन योजना है जिसमें गर्भवती माताओं बहनों के लिए लगभग 28 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसी माताओं बहनों को इसका सीधा सीधा लाभ मिला है। तो कुल मिलाकर उनकी जितनी नीतियां हैं, जितनी योजनाएं हैं, वो सारी महिला कल्याण को समर्पित हैं और महिला कल्याण परक हैं। तो केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं जो चाहे दिखने में तो साधारण सामान्य योजनाएं दिखती होंगी, लेकिन वास्तव में उनका जो प्रभाव है वो सीधे सीधे महिला सशक्तिकरण को की ओर वो प्रभाव जाता है। एक आंकड़े के अनुसार भी यदि हम बात करें तो कहा जा सकता है कि लगभग 10 करोड़ के आसपास गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो दिए गए, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विचार को आगे बढ़ाने में सुकन्या समृद्धि योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनेक योजनाएं इस प्रकार की रही हैं। सतीश जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि पिछले 8 वर्ष की जब हम बात करते हैं, 8 वर्ष पहले का भारत विश्व की नज़र में क्या था और इन 8 वर्षों में क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं। इन 8 वर्षों के दौरान आपने भी विदेश यात्राएं की होंगी, किस प्रकार का अनुभव, विदेशों में भारत, भारतीयता और भारतीयों का सम्मान किस प्रकार से प्रभावित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ और मुझे जो बताते थे लोग कि जब किसी एयरपोर्ट पे जाते थे, विदेशी एयरपोर्ट पे, तो हिंदुस्तान के लोगों को दोयम दर्जे का सा आचरण मिलता था। जी। आज हिंदुस्तान के व्यक्ति को देखकर वहाँ के कर्मचारी सबसे पहले उसका बैगेज निकालते हैं। ये एक सामान्य बात है, लेकिन यदि देश की साख की बात करूँगा तो आज भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नामित होने के बाद आज क्वाड को वो यदि लीड करता है। आपने एक सुखद तस्वीर देखी होगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जापान में आगे चलते हैं और दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश उनके पीछे चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी पीछे चल रहे थे। बिल्कुल, वो एक साख थी। मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की उस विभीषिका के बीच में जो वहाँ से लौटे हुए विद्यार्थियों ने जो कहा, वो हम सब के लिए गौरव का एक ऐसा मुद्दा था कि जिससे हम गर्वित हो सकते हैं कि देश की साख बढ़ती है नेता के पीछे। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत के 22,500 विद्यार्थी और नागरिक वापस आए सकुशल। वायुसेना के बेड़े ने और वहाँ के मोदी सरकार के मंत्रियों ने परिश्रम करके उनको सब स्वदेश सकुशल वापसी की। लेकिन इसके पीछे बचे कैसे, तो लोगों ने बताया, स्टूडेंट्स ने बताया कि हमने जब चारों तरफ से निराशा थी और रास्ते बंद हो गए, तब एक तिरंगे को एक कपड़े पे पेंट किया, सड़क पर निकले, एक चमत्कार देखा कि रूस और यूक्रेन ने गोलीबारी बंद की और भारत के उस तिरंगे को सम्मान देते हुए हम सुरक्षित आने का रास्ता दिया। मैं मानता हूं कि ये मोदी जी की और भारत की कूटनीति की, विदेश नीति की और साख का ही असर था। वास्तव में ये मोदी जी की साख और कूटनीति का असर था, जो अभी हाल में विश्व में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं उनमें भी पूरे विश्व ने इन सब चीज़ों को देखा है। सतीश जी, एक विषय और है, रक्षा से संबंधित विषय की हम बात करते हैं, पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो अनेक विश्लेषकों का ये मानना था कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश को मिला, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, एयर स्ट्राइक भी हुई, अनेक लोग यूँ मानते थे कि हो सकता है आने वाले समय में जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, देश हो सकता है कहीं युद्ध की ओर तो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व और साथ में चीन और पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है विदेश नीति और रक्षा नीति, इन दोनों विभागों में किस प्रकार से 8 वर्षों में परिवर्तन हुए हैं? देखिए, मैंने जो पिछले प्रश्न में जो आखिरी में जब खत्म किया था, तो किसी भी देश के लिए उसकी विदेश नीति और सुरक्षा नीति, ये दो अहम कारक होते हैं आज के युग में किसी भी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के देश में।
पड़ोसी देशों से रिश्ते ठीक हों, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। दुनिया में आपकी साख हो, दुनिया से आपके व्यापारिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब तरीके के रिश्ते हों। एक समय था जब भारत को लोग बाग बहुत दोयम दर्जे का देश मानते थे। ये मानते थे कि भारत कभी परमाणु शक्ति संपन्न नहीं हो सकता। मैं उस जनसंघ के एजेंडे पे आऊँ जिसमें जनसंघ ने कहा कि यदि जनसंघ सरकार में आता है तो हम परमाणु शक्ति संपन्न बनेंगे। उस काम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने युग में करके दिखाया और भारत को एक आणविक ताकत भी मिली और दुनिया में भारत की ये धमक हुई कि भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न हो सकता है। एक पक्ष ये था कि भारत की सेना आज विश्व की दूसरी बड़ी सेना है, लोकतंत्र के बाद दूसरी बड़ी ताकत है। उसको संसाधन कैसे हों, उसको आधुनिक उपकरणों से लैस कैसे करें। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, उसको आधुनिक हथियार नहीं होते थे, उपकरण नहीं होते थे। इन सब के बावजूद आज वो सेना का आधुनिकीकरण हुआ, वो बदलाव आया। दुनिया के देशों के बीच में लोग शुरू में उपहास उड़ाया प्रधानमंत्री का कि ये पर्यटक प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के देशों में जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से बुद्धिस्ट कंट्री में आज जापान भी, भूटान, नेपाल भी, आसपास के जितने तमाम देश हैं वो भारत के अनुगामी हुए हैं जी। तो यानी एक संतुलित विदेश नीति और रक्षा नीति, भारत की ताकत भी बढ़े और हम दुनिया के साथ कदम ताल करके चलें, उनके साथ मिलकर चलें। हम लोग शांति की भी बात करते हैं, सद्भाव की भी करते हैं और अपने खुद की आर्थिक और सामरिक ताकत को भी इजाफा करने की बात भी करते हैं। और मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 8 वर्षों में ये काम बखूबी हुआ है। तो मोदी जी के 8 वर्ष के कार्यकाल में शांति की भी बात हुई है और अपनी रक्षा की जहां बात होती है वहां किसी प्रकार का समझौता करने की बात नहीं है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सामने वाले की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने का जो विषय है वास्तव में वो भी पूरे विश्व ने देखा है। सतीश जी, बात मोदी सरकार की करते हैं, योजनाओं की करते हैं, तो अनेक बार ये विषय आता है कि भारत को ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो बात होती है, दूसरी तरफ बात आत्मनिर्भर भारत की भी करते हैं। बात की जाती है कि छोटी छोटी चीज़ें भी देश में बने, बड़ी बड़ी चीज़ें भी देश में बने और इकोनॉमी भी हमारी बढ़े। क्या लगता है देश उस दिशा में किस गति से आगे बढ़ रहा है? देखिए, कोरोना ने भारत की आर्थिक रफ्तार को और एक तरीके से ब्रेक लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं। और पूरी दुनिया के सामने संकट था और वो चुनौती और संकट भारत के समक्ष भी था। लेकिन आज भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है 8.32% की, वो इंडिकेट कर रही है कि आने वाले समय में ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगी। भारत की जितनी जो भारत की आर्थिक ताकत देते हैं, जितने उपक्रम हैं, खेती ऐसा एक क्षेत्र था जिसमें कोरोना की उस कालखंड के दौरान भी 3.4% की वृद्धि दर किसी सेक्टर में थी, तो कोरोना में कृषि क्षेत्र में थी। भारत में वो सारी अपार संभावनाएं हैं। हम लोग को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है भारत को, खनिज संपदा है, कृषि, पशुपालन, डेयरी। आज भारत की आर्थिक ताकत देने में भारत की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कितने संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर्स अमेरिका और ऐसे ही विकसित देशों में, यूरोप में अपनी उपस्थिति से, तो जो डॉलर रेमिटेंस जिसको कहते हैं कि बाहर जो लोग काम करते हैं उनका जो पैसा भारत में आता है, इसीलिए विदेशी मुद्रा भंडार पहले के मुकाबले लगातार बढ़ा। तो कुल मिलाकर भारत दुनिया के सामने, और जिस ट्रिलियन डॉलर को जो बात की जाती है आर्थिक तरक्की के तौर पर, मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से भारत की रफ्तार है और जिस तरीके से भारत के मोदी जी ने जिस ढंग से फोकस किया, उन्होंने एमएसएमई को प्रमोट किया, यानी छोटे उद्योग धंधे। दूसरा, उन्होंने भारत में जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया। तो कुल मिलाकर उनका फोकस है कि जो स्वदेशी स्वावलंबन, इसके साथ साथ हम लोग विदेशी को स्वदेशी अनुकूल बनाकर जो काम करना चाहते हैं। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनका रुख भारत की तरफ हुआ है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू किया है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले हैं और यहाँ की आर्थिक तरक्की में रफ्तार बढ़ी है। सतीश जी, आप भी मानते होंगे कि सरकारें योजनाएं बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन यदि उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा तो जनता को भी प्रॉपर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, और चूंकि आप राजस्थान में स्वयं विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक अलग से विषय बनता है, लेकिन आप चूंकि राजस्थान की विधानसभा में भी बैठते हैं, क्या लगता है केंद्र की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं राजस्थान में उनका क्रियान्वयन किस प्रकार का हो रहा है? जिस प्रकार से हो रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, दो पक्ष हैं जो जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, सहकारी संघवाद कहते हैं। उसमें कई बार विपरीत विचारों की सरकारें होती हैं, कई बार केंद्र में सरकार दूसरे विचार की होती है, प्रदेश में दूसरे की होती है जी। लेकिन दोनों ही सरकारें वहाँ की जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। भारत की सरकार, खासतौर पर मोदी जी के आने के बाद में, उन्होंने इस बात को विशेष महत्व दिया। जीएसटी आने के बाद में प्रदेशों की रेवेन्यू भी बढ़ी है, क्योंकि जीएसटी का जो पैसा हिस्सा जो उनको राज्य सरकारों को मिलता है वो विकास में आता है। आज यदि राजस्थान का यदि आप आकलन करेंगे तो बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो सेंटर स्पॉन्सर्ड हैं। जन धन के खाते हैं तो 45 करोड़ इसीलिए हुए कि भारत की सरकार ने उस पर कोशिश की। 500 रुपये कोरोना के कालखंड में महिलाओं को मिले। आज 65 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन हैं। 75 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अभिनव योजना देकर गए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसने भारत के और राजस्थान के जीवन को बदला। आज राजस्थान में 70,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी है और 13-14 के मुकाबले राजस्थान में भी पूरे हिंदुस्तान में 13,000 किलोमीटर सड़कें ज़्यादा बनी हैं। यानी उन्होंने जीवन को बदला। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन के जरिए 2024 तक हर घर नल पहुंचाने का, जल पहुंचाने का जो एक अभिनव और महत्वाकांक्षी अभियान है, उसने जीवन बदला। लेकिन कई बार इस सहकारी संघवाद की स्थानीय सरकारें, विपरीत विचारों की सरकारें, और राजस्थान में यही हो रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मुझे इस मंच पे मैं नहीं समझ पा रहा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने, मैंने शुरुआत में कहा कि 192 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जी। राजस्थान के लोगों को भी मिली, लेकिन फोटो वहाँ प्रधानमंत्री की नहीं होकर मुख्यमंत्री की होती है। यानी आयुष्मान भारत की योजना भारत के प्रधानमंत्री लागू करते हैं, लेकिन अपनी फोटो लगाकर चिरंजीवी में तब्दील कर देते हैं। तो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो जिस तरीके से एग्जीक्यूशन होना चाहिए राजस्थान में, मुझे ये कहते हुए मुझे तकलीफ है, वेदना है कि केंद्र की सरकार पूरा मदद करती है लेकिन राजस्थान की सरकार नीचे नहीं। इसकी उदाहरण है कि जो जल जीवन मिशन 2024 में पूरा होना था, राजस्थान में 84 लाख कनेक्शन होने थे, 60 लाख कनेक्शन होंगे। यहाँ के मंत्री कहते हैं कि इसकी स्कीम की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए 2026 तक। इसका मतलब सरकार इनकॉम्पिटेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के और इस तरीके के अनेकों जो उपक्रम थे, उसका लाभ राजस्थान के किसानों को मिला है, पर उन योजनाओं को राजस्थान की धरती पर ठीक तरीके से लागू करते तो राजस्थान की जनता, राजस्थान का किसान, राजस्थान का नौजवान उसका और ज़्यादा लाभ ले सकता था। तो सतीश जी का कहना है कि यदि इन योजनाओं का ठीक प्रकार से प्रदेश में भी क्रियान्वयन होगा तो प्रदेश की जनता को भी लाभ मिल सकता है। सतीश जी, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं की हमने चर्चा की, साथ ही हमने बात की कि जिस पार्टी से प्रधानमंत्री जी आते हैं उस पार्टी की जो विचारधारा है और ख़ासतौर पर जो पहचान भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, 3 प्रमुख मुद्दों की बात होती थी। श्री राम मंदिर निर्माण, मार्ग प्रशस्त हो चुका है, अनुच्छेद 370 का निराकरण हो चुका है, समान नागरिक संहिता के लिए क्या लगता है आपको व्यक्तिगत रूप से देशवासियों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कुछ प्रदेशों ने, उत्तराखंड ने इस पर पहल की है और मुझे लगता है कि ये सही समय है, यही समय है कि देश में अब सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक प्रतिकार के, बिना किसी जाति पंथ मजहब के, इस देश में जब 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात होती है, 1 नेशन 1 टैक्स की बात होती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, तो जब बाकी चीज़ों में साम्यता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश के सभी लोगों के लिए समान कानून ये लोगों के लिए सहूलियत का काम करेगी और इस पर मुझे लगता है किसी तरीके के राजनीतिक विरोध की, प्रतिकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इससे देश का भला है, समग्रता भी आएगी, समरसता भी आएगी।
तो सतीश जी का यह मानना है कि आने वाले समय में इस दिशा में भी केंद्र सरकार शीघ्र ही कुछ अच्छे निर्णय देशवासियों को सुना सकती है, और जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं की जो बातचीत हुई है उसमें कहा जा सकता है कि 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्ति मिली है, 2.5 करोड़ से अधिक घरों में बिजली के कनेक्शन हुए हैं, लगभग 10 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने की योजना केंद्र सरकार की रही है, 10 करोड़ के आसपास उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। मुद्रा योजना की बात की जाए तो 68% से अधिक लाभार्थी उनमें महिलाएं हैं और लगभग 35 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है। इतनी तमाम तरह की योजनाओं का लाभ ये देश की जनता को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। आखिरी सवाल, दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, और प्रधानमंत्री जी एक अपील सबसे करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के जरिए देश को साफ रखने की अपील की, प्लास्टिक मुक्त भारत की बात की, भारत को एक समृद्ध देश बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, जो शब्द है जन भागीदारी जी। सरकारें अपने प्रयास करती हैं, लेकिन जनता की भागीदारी ये परिहार्य है, और जनता जब किसी मिशन में जुड़ जाती है तो उस वो देश तरक्की के रास्ते पर और तेज़ी से चल पड़ता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये 4 शब्दों में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि देश प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस तरीके से समर्थन में खड़ा है, आने वाले समय में भी उसी तरीके से उनकी योजनाओं से समरस होकर उन योजनाओं के साथ खड़ा हो और देश को बदलने का काम करे। तो संदेश के रूप में सतीश जी का भी यही कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और एक कदम और आगे बढ़ के सबका प्रयास। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे गरीब व्यक्ति को, आम आदमी को, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसका प्रयास सभी लोगों को करना चाहिए। राजनीतिक मतभेद भुलाकर भी करना चाहिए, क्योंकि उससे गरीब का कल्याण होगा, उससे देश आगे बढ़ेगा। सतीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, केंद्र सरकार की योजनाओं पर आपने विस्तार से चर्चा की, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।